वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के जो हैं 2 प्रकार हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन व्याकरण एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसलिए ये चीज़ें बार बार हमारी निकल कर आ रही हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये क्या है। तो वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर हम जानते हैं कि क्या है और व्यंजन हम जानते हैं कि क्या है। स्वर की अगर बात करें तो स्वर क्या है? स्वतंत्र। और व्यंजन जो है हमारे स्वतंत्र नहीं है। स्वरों को स्वतंत्र क्यों कहा और व्यंजनों को स्वतंत्र क्यों कहा, ये जो है ये हमारा व्याकरण पर ही निर्भर करता है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी जब हमारे मुख से इनका उच्चारण करने में वायु निकलती है तो वह प्राण वायु जो है स्वतंत्र होकर निकलती, उसमें मुख के किसी भाग में अवरोध नहीं होता, इसलिए इनको स्वतंत्र कहा गया है। पर इसका उल्टा विपरीत एकदम व्यंजन है। व्यंजनों की जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो उच्चारण करते समय मुख विवर से वायु निकलती है तो उसमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होते। उनमें जो है दूसरे वर्णों का सहयोग होता है और वो बिना दूसरे वर्णों के सहयोग के उच्चारित नहीं होते। परिभाषिक रूप में कहें तो स्वर स्वतंत्र हैं, उनमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजनों में स्वरों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह जो है स्वतंत्र नहीं कहलाते। अब स्वर वायु स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो वायु निकलती है, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं जैसे क, तो क में जो वायु निकल रही है उसमें जो आपकी ध्वनि आ रही है वो अ, यानी आपका स्वतंत्र नहीं होने का रीज़न ये है कि वहाँ पर हमारा स्वर जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन में जो मुख में अवरोध होता है, यानी किसी भी व्यंजन को बोलते समय जो रुकावट आती है और उस रुकावट के साथ जो वायु बाहर निकलती है, उसके आधार पर हम व्यंजनों को स्वतंत्र नहीं कह सकते। व्यंजनों को स्वतंत्र नहीं कह सकते। अब वे वर्ण जिनमें सहायता नहीं ली जाती, यानी जिनमें सहायता नहीं ली जाती, किसकी? किसी भी वर्ण की जिनमें सहायता नहीं ली जाती, वो आपके स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते व्यंजन कहलाते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि व्यंजन स्वतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनमें जो मुख विवर में है वो अवरोध होता है, यानी हमारी जो प्राण वायु है वो कहीं ना कहीं से टकरा कर बाहर निकलती है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होते और उनमें स्वरों की सहायता ली जाती है। पर इसका बिल्कुल विपरीत आपका स्वर है। इसमें जब प्राण वायु वर्णों को बोलते हुए मुख विवर से बाहर निकलती है तो उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, इसलिए ये जो है अपने आप में स्वतंत्र कहलाते हैं। वर्ण के प्रकार कितने हुए? पहला स्वर, दूसरा आपका व्यंजन। अब स्वर क्या हुए? स्वतंत्र हुए। प्रश्न अगर आ गया कि ऐसे वर्ण बताइए जो स्वतंत्र होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जितने हमारे स्वर हैं वो आपके स्वतंत्र हैं और जितने हमारे व्यंजन हैं वो हमारे स्वतंत्र नहीं हैं। उनके उच्चारण में हमें जो है वायु मुख विवर से कहीं ना कहीं किसी भाग से टकरा कर निकलती है और इनमें दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। अब प्रत्येक वर्ण और अक्षर, देखिए जो हमारे वर्ण हैं वो अक्षर भी कहलाते हैं। वर्ण को
अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अ प्लस क्षर, यानी जो कभी नष्ट ना हो वह अक्षर वर्ण कहलाते हैं। और एक उच्चारण यानी एक श्वास में इनका उच्चारण होता है, इसलिए ये वर्ण जो है अक्षर कहलाते हैं। लेकिन सभी वर्ण जो हैं अक्षर नहीं होते, क्योंकि इनसे जो है आपका शब्द भी निर्मित होता है। जब हम वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजनों के सहयोग से जो हमारा अक्षर बनता है वो शब्द भी कहलाता है। जैसे राम, आम, ये क्या हुए? ये हमारे शब्द हो गए। तो अगर प्रश्न आए कि वर्ण को अक्षर कहते हैं तो ये सही है, क्योंकि वे वर्ण जो कभी नष्ट नहीं होते अक्षर कहलाते हैं, और सभी अक्षर वर्ण नहीं होते क्योंकि उनसे जो है शब्दों का निर्माण भी होता है। अब बात आती है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। स्वर कितने हैं? स्वर हमें पता है कि हमारे स्वर जो हैं 11 हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। पहले हम स्वर पर ही बात करेंगे क्योंकि इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हम इन पर एक बार पुनः आते हैं कि अगर स्वर पूछे जाएं तो हमें सबको पता है कि हिंदी में जो है हमारे 11 स्वर होते हैं। कोई बोलता है कि 13 स्वर होते हैं, तो हिंदी में 13 स्वर नहीं होते, क्योंकि कई लोग जो हैं अंग और आहा को, जो हमारे अयोग वहाँ हैं, उनको स्वरों में शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये स्वरों में शामिल नहीं होते क्योंकि ये अयोग वहाँ कहलाते हैं, और 13 स्वर वो वहाँ पर आते हैं, तो उनको जो है मूल भाषा के स्वर कहा जाता है। अगर 13 स्वर पूछ लिए जाए तो वो मूल भाषा में है। 13 स्वर मूल भाषा में होते हैं। अब मूल भाषा हमारी कौन सी है? हमें पता है संस्कृत, कि मूल भाषा की अगर बात आती है तो संस्कृत में हमारे 13 स्वर होते हैं, जिन पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन हिंदी के आधार पर हमारे 11 स्वर हैं। और ये हमारे 11 स्वर हैं। और अंग और आहा, जैसे पहले भी कहा कि वो आयोग वहाँ कहलाते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में मूल भाषा में हमारे 13 स्वर होते हैं, और आयोग वहाँ जो है हमारे हिंदी में 2 होते हैं, इसलिए इनको हिंदी में शामिल नहीं किया जाता। और हिंदी में हमारे जो है 11 ही स्वर कहलाते हैं। अब ये आयोग वहाँ क्या है? या इनको अयोग वहाँ क्यों कहा? तो अ प्लस योग प्लस वहाँ, अयोग प्लस वहाँ, यानी अ नहीं और योग जुड़कर, अयोग नहीं जुड़कर और वहाँ वहन होना। यानी जो शब्द, जो वर्ण हमारे जुड़कर वहन नहीं होते वो हमारे अयोग वहाँ कहलाते हैं, और इनका उच्चारण जो है वो व्यंजनों में होता है। अंग और आहा अयोग वहाँ है, और इनका प्रयोग जो है स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखिएगा,
आयोग वहाँ जो है इनका प्रयोग स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या नाम री जो है वो हमारा स्वर नहीं है। कुछ लोग री को भी स्वर में शामिल नहीं करते। नहीं मानते। री देखो संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। अगर री की बात की जाए तो ये क्या है, संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। ये भी आपका प्रश्न निकल कर आता है कि री स्वर जो है वो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि री जो है संस्कृत की तत्सम ध्वनि है और हिंदी मानक भाषा होने के कारण इसमें जो है तत्सम शब्दों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए जो है री हमारा स्वर में शामिल है, क्योंकि तत्सम शब्द होने के कारण जो है ये री में शामिल है और ये है, इसको मिलाकर जो है हमारे 11 स्वर होते हैं। अब है कि आयोग वहाँ का प्रयोग स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। फिर एक प्रश्न मैंने किया कि री स्वर में शामिल नहीं मानते, तो ये क्या है कि ये हमारी संस्कृत की तत्सम ध्वनि है और हिंदी मानक भाषा के आधार पर इसको जो है तत्सम शब्दों को या तत्सम ध्वनियों को जो है संस्कृत हिंदी में शामिल किया जाता है। इसलिए जो है री हमारा उसमें स्वर में आता है। अब री स्वर में आने के देखिए, री एक ये री हुआ और एक आपने देखा होगा ये री, ये 2 री होते हैं। ये हमारा स्वर में आता है और दूसरा हमारा स्वर में ही आता है, लेकिन ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग अक्सर जो है हमने देखा होगा संस्कृत भाषा में। इसका प्रयोग होता है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये री और ये री। देखिए यहाँ पर हमने जो है एक छोटा सा ये बनाया है और यहाँ पर हमने इसको डबल किया है। ये मात्रा के आधार पर होता है। ये मात्रा के आधार पर आपका ह्रस्व होता है, यानी ह्रस्व एक मात्रिक जो है आपका री है, और यहाँ पर ये जो है 2 हो गए तो ये आपका दीर्घ होता है। दीर्घ यानी दुगना, डबल मात्रा, एक मात्रा के आधार पर, और ये दीर्घ 2 मात्रा। इसलिए इसका जो अधिकतर प्रयोग किया जाता है वो हमारा मूल भाषा यानी संस्कृत में किया जाता है। इसी तरह से एक होता है, आपने देखा होगा लिरी, ये भी आपका मूल भाषा संस्कृत का ही स्वर है। लिरी भी मूल भाषा संस्कृत का ही स्वर है। ये प्राय आपका संस्कृत में ही प्रयोग होता है और उसी में ही देखने के लिए मिलता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत मूल भाषा में जो है आपके 13 स्वर होते हैं। इसके आधार पर अब आता है स्वर के प्रकार की। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के प्रकार, नंबर 1 ह्रस्व, 2 दीर्घ और तीसरा प्लुत। ये पहले भी बताया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर के प्रकार के आधार पर। अब ह्रस्व
क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत्व क्या है, ये मात्रा के आधार पर पता चलता है। यानी उच्चारण में जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो उसमें लगने वाला जो समय होता है उसके आधार पर हम जानकारी लेते हैं कि यह आपका कौन सा स्वर है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम मात्रा के आधार पर कहें या उच्चारण के आधार पर कहें तो इनको जो है 3 भागों में बांटा है। आपका 1, 2, 3। अब ह्रस्व यानी ह्रस्व का जो हम बात करें तो हमें उससे ही पता चल जाता है कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत्व क्या है। पहले अगर हम इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर स्वर के प्रकार के रूप में देखें तो स्वर के 2 ही प्रकार माने जाते हैं, एक है मात्रा के आधार पर ह्रस्व और एक है आपका दीर्घ। अब ह्रस्व को दूसरा क्या नाम, लघु। लघु फिर एक होता है आपका छोटा और एक जो निकल कर आता है एक मात्रिक। लघु का जो पर्याय वो है आपका लघु, छोटा और एक मात्रिक। प्रश्न आ जाता है कि लघु कौन सा स्वर है, तो हमें पता होना चाहिए कि ह्रस्व हमारा लघु है और ये एक मात्रिक। एक मात्रिक क्या है, तो एक मात्रिक का हमें पता होना चाहिए कि ह्रस्व अर्थात जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है वो आपका ह्रस्व कहलाता है। ठीक इसका उल्टा विलोम दीर्घ। लघु है तो लघु का हम उल्टा क्या होगा, गुरु, और छोटे का बड़ा और एक का द्विमात्रिक। देखिए इनसे हमें पता चल गया कि मात्रा के आधार पर यानी उच्चारण के आधार पर इनमें कितना समय लग रहा है। ह्रस्व का विलोम लघु, छोटा, एक मात्रिक। दीर्घ का गुरु यानी लघु है तो उसका गुरु, छोटा है तो उसका बड़ा, एक मात्रिक है तो उसका द्विमात्रिक। प्रश्न इन्हीं में से ही निकल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ह्रस्व पूछे या दीर्घ ही पूछे, तो इससे हमें पता होना चाहिए और इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ह्रस्व जो है लघु भी होता है, छोटा भी होता है और एक मात्रिक यानी एक मात्रा जिसमें कम समय लगे, और दीर्घ जिसमें द्विमात्रिक यानी जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो है आपका दीर्घ। अब प्लुत्व में आपका 3 मात्रा का प्रयोग होता है। संस्कृत में आपने देखा होगा जब हम ओम लिखते हैं तो उसमें भी इस प्रकार का लिखा होता है। तो ये जो 3 है इससे हमें पता चलता है कि इसमें 3 मात्राओं जितना समय लग रहा है, इसलिए इसको प्लुत्व में शामिल किया गया है। अब पारिभाषिक शब्द है इसलिए इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर स्वर के प्रकार के विषय में बात की जाए तो स्वर के 2 प्रकार हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इनको 3 भागों में बांटा गया है और इसका जो है अलग अलग नाम भी पूछ लिया जाता है। लघु, छोटा, एक मात्रिक जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाए, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक जिसमें द्विमात्रा का प्रयोग किया जाए, वो आपका दीर्घ कहलाता है। आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, अगली कक्षा में इससे आगे की चर्चा